Good morning, students. Today we are going to read chapter 2. सिलेबस में आपका बुक में जो लेसन 3 है, सिलेबस में के अनुसार वही चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 का राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसका वीडियो आप देख चुके हैं। उसके बाद अगला जो चैप्टर पढ़ना है वह है नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में कैसे राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। जैसा कि आप पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, आफ्टर द रिवोल्यूशन ऑफ नेशनलिज्म यूरोप बिकेम ए नेशन राष्ट्र। लेकिन नेशन बनने के बाद सबसे उसके लास्ट चैप्टर में आप पढ़े हैं नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद। यूरोप के तमाम देश साम्राज्यवाद के रास्ते पर चलने लगे और एशिया सहित भारत में भी उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय की शुरुआत 1900 ईस्वी से मानी जाती है। आप इसके पहले इसका जो नेशनलिज्म इन इंडिया जहां से शुरू है उसमें दिखाया गया है कि यूरोप में एक नेशन, उसकी अपनी आइडेंटिटी, उसका अपना नेशनल फ्लैग, नेशनल सॉन्ग, ये सारी चीजें उनके लिए निर्धारित हो गई और यूरोप एक नेशन राष्ट्र बन गया। लेकिन 1900 ईस्वी तक भारत एक नेशन या नेशन स्टेट के रूप में भारत का कोई अस्तित्व नहीं था। इंडिया वाज देन ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश। भारत उस समय ब्रिटेन का एक उपनिवेश था और 1857 में जो रिवोल्यूशन हुए थे वह रिवोल्यूशन नेशनलिज्म न रहने के कारण ही असफल हुआ। और इसलिए जब तक किसी भी देश में नेशनलिज्म की भावना, राष्ट्रवाद की भावना नहीं जगेगी तब तक वह राष्ट्र आजाद नहीं हो सकता। तो भारत में कैसे राष्ट्रवाद की भावना जगी, कैसे भारत के लोग राष्ट्रवाद की भावना से प्रभावित होकर के आजादी का आंदोलन चलाए और उस आंदोलन के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ से भगाने में कामयाब रहे, क्योंकि इसमें भारत के एक राष्ट्र में कैसे उभरा, इस बात के सभी सब टॉपिक्स को समझाया गया है। इसमें आप मुख्य रूप से 1915 के बाद की घटनाओं को आप इसमें देखेंगे। इसका पहला जो फर्स्ट पार्ट है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि 1915 से लेके 1918 तक, 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया और उस विश्व युद्ध का प्रभाव भारत पर भी पड़ा, क्योंकि भारत पर जिसका शासन था ब्रिटेन का, वह युद्ध लड़ रहा था और उससे भारत का प्रभावित होना स्वाभाविक था। फर्स्ट टॉपिक्स में यही दिखाया गया है कि भारत पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या असर हुआ, उसका क्या प्रभाव हुआ कि 1930 से 1918 के बीच में भारत में कॉमन लोगों के जरूरतों की समाने मार्केट में उनका भाव दुगना हो गया। उसके बाद गांव के लोगों को, ग्रामीणों को फोर्सली बाध्य किया जाता था ब्रिटिश आर्मी में रिक्रूट होने के लिए, उनको उसमें शामिल होने के लिए। तो इससे जो परिस्थिति थी वह ग्रामीण इलाके में ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल के प्रति एक असंतोष की भावना जग रही थी। पॉपुलेशन जब 1921 में जो सेंसस हुआ, उस सेंसस के अनुसार भारत का पॉपुलेशन, इंडिया की जनसंख्या 12 to 13 मिलियन के आसपास थी। इतनी बड़ी जनसंख्या के भरण पोषण की व्यवस्था करना भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही दायित्व था, लेकिन युद्ध में इन्वॉल्व होने के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने इस दायित्व को नहीं निभा पा रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के लोगों में डिसकंटेनमेंट या असंतोष की भावना बढ़ती जा रही। ऐसी ही परिस्थिति में 1.1 में लिखा है आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ऐसी ही परिस्थिति में भारत के राजनीतिक रंगमंच पर एक ऐसे लीडर का आगमन हुआ जिसके नेतृत्व में वास्तव में हमारे देश में राष्ट्रवाद या राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत मानी गई। और वह नेता और कोई नहीं था,
हमारे देश के फादर ऑफ द नेशन जिन्हें हम कहते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का आगमन 1915 में भारत के पॉलिटिकल एरिना में होता है और महात्मा गांधी के आगमन के बाद से ही सही अर्थों में भारत में राष्ट्रवाद या राष्ट्रवाद की बढ़ोतरी या राष्ट्रवादी आंदोलन का दौर शुरू होता है। वहां से इस चैप्टर में हमने पढ़ना है, पहला जो आइडिया है वह है सत्याग्रह का आइडिया। गांधी जी एक नए तरह के राजनीतिक आइडिया को लेके, राजनीतिक विचार को लेके यहाँ आए थे और उस विचार को कैसे उन्होंने प्रदर्शित किया यही हमें आगे पढ़ना है। हाँ, तो हम लोग आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्वेश्चंस परीक्षा में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोर्ड एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या था? दिस वाज ए न्यू आइडिया प्रोक्रिएट बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में आप काफी कुछ पहले भी पढ़े हैं कि भारत आने से पहले वे साउथ अफ्रीका में एक लॉयर थे और वहां उन्हें रंग भेद रेसिस्ट पॉलिसी को फेस करना पड़ा था। उसके बारे में जो कहानी है वो आप पहले पढ़ चुके हैं कि उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया था। लेकिन उस रेसिस्ट पॉलिसी के अगेंस्ट में महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में जिस तरीके से, जिस सिस्टम से उसका विरोध करके उस पॉलिसी को चेंज करने के लिए बाध्य किया था, वही सिस्टम, आंदोलन का वही तरीका गांधी जी ने भारत में भी अप्लाई किया। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किए और कांग्रेस पार्टी में गोपाल कृष्ण गोखले को उन्होंने अपना पॉलिटिकल गुरु, राजनीतिक गुरु माना, उनको बनाया। और सबसे पहले आइडिया ऑफ सत्याग्रह, गांधी जी का सत्याग्रह का आइडिया ये कहता था कि यदि हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं और जो अन्याय करने वाला व्यक्ति वह फिजिकली स्ट्रांग है तो उसके खिलाफ हमें किस तरह का विरोध करना चाहिए, यही आइडिया सत्याग्रह का आइडिया कहा जाता है। उनका ये कहना था कि नॉन वायलेंस, अहिंसक तरीके से यदि विरोध करने वाले कमजोर हो और दमन करने वाले ताकतवर हो, एक ताकतवर से कमजोर व्यक्ति ताकत से, फिजिकल पावर से नहीं लड़ सकता। He had to fight with moral power. उसे नैतिक बल से लड़ना होगा और नैतिक बल के आधार पर जो आंदोलन, जो मूवमेंट किया जाता है वही मूवमेंट सत्याग्रह कहलाता है। गांधी जी ने इस आइडिया को, इस मूवमेंट को भारत में फैलाया। उनका ये कहना था कि ताकतवर व्यक्ति के विरुद्ध लड़ाई का सबसे अचूक अस्त्र नॉन वायलेंस और सत्याग्रह हो सकता है, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से धरना देना, प्रदर्शन करना, उनके अन्यायपूर्ण आदेशों को नहीं मानना, इस तरह की एक नई आइडियोलॉजी जो मोरल पावर को बिलोंग्स करती है। गांधी जी का ये कहना था कि जुर्म करने वाले व्यक्ति को यदि हम सहनशीलता के साथ, अहिंसा के साथ उनका प्रतिरोध नहीं करें तो एक समय ऐसा आएगा कि मोरल पावर फिजिकल पावर पर जरूर विजय प्राप्त करेगी। और यही आइडियोलॉजी आइडिया ऑफ सत्याग्रह कहलाता है। वही इस पूरे पैराग्राफ में समझाया गया है कि दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसेंस ऑफ ऑपरेशन, यानी दमन करने वालों के भावनाओं को, उनके सोच को, उनके मानसिकता पर इस बात का असर होता है। और यही आइडियोलॉजी के आधार पर गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में आंदोलन करके रेसिस्ट रिजीम को खत्म करने में अपनी भूमिका निभाई थी। वही जब गांधी जी भारत आए तो उन्होंने अपने जीवन का पहला जो मूवमेंट था, क्वेश्चन मार्क चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूछे जाते हैं। गांधी जी के लाइफ का पहला मूवमेंट चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण में इंडिगो की कल्टीवेटर थे, नील की खेती करने वाले किसान, जिनके ऊपर जुल्म किया जाता था। जो अंग्रेज नील के जो नीले गोरे होते थे, जो कॉन्ट्रैक्टर होते थे, वह वहां के किसानों को जबरदस्ती खेती करने के लिए बाध्य करते थे। तो गांधी जी ने नॉन वायलेंस के बेस पे सत्याग्रह का पहला एक्सपेरिमेंट भारत में चंपारण में किया और चंपारण के किसानों के साथ मिलकर अहिंसक तरीके से धरना और प्रदर्शन के माध्यम से
गांधी जी ने चंपारण में सक्सेसफुली वहां के किसानों को की मांगों को मानने के लिए बाध्य किया और चंपारण में जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे उन्होंने जबरदस्ती नील की खेती करने पर रोक लगा दी। फिर गांधी जी ने 2 जगह अहमदाबाद और खेरा, अहमदाबाद में कॉटन मिल के मजदूरों के लिए सत्याग्रह किया, खेरा में किसानों के लिए सत्याग्रह किया। तो ये 3 जो क्षेत्रीय स्तर पर गांधी जी के द्वारा नॉन वायलेंस के बेस पे जो सत्याग्रह किए गए, वह सत्याग्रह ने गांधी जी के हौसला को बढ़ाया और गांधी जी भारत के राजनीति में एक प्रोमिनेंट लीडर के रूप में स्थापित हुए। गांधी जी का उद्देश्य भारत के लोगों को, जनमानस को राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित करना था। उनका उस समय भारत के लोग के अंदर राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी, यूनिटी नहीं थी, एकता नहीं थी। ग्रुप में, अलग अलग समूह में ऊंच नीच, जातिगत भेदभाव, अमीर गरीब में लोग बटे हुए थे। तो उसके बाद जो एग्जामिनेशन में पूछता है, दैट वाज द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट नाम के अंग्रेज ने ये कानून बनाया था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीय लीडरों से ये आग्रह किया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमें मदद कीजिए, इसके बाद हम भारतीयों के कुछ डिमांड पर विचार करेंगे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीयों के डिमांड पर विचार करने के बजाय एक ऐसा ब्लैक लॉ, काला कानून लाया जिसे भारत के इतिहास में रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट में ये प्रोविजन था कि किसी भी व्यक्ति को बगैर कारण बताए ब्रिटिश गवर्नमेंट गिरफ्तार कर सकती है। कहीं भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी धरना, प्रदर्शन या जुलूस नहीं निकाला जा सकता है। इस तरह भारतीयों के विरोध करने के अधिकार को पूरी तरह यह एक्ट खत्म कर देता था। तो इस एक्ट के खिलाफ सबसे पहले गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को 6 अप्रैल को पूरे देश में स्ट्राइक बुलाया और यह स्ट्राइक काफी सक्सेस रहा। और इस स्ट्राइक के बाद रॉलेट एक्ट के विरोध में देश के अलग अलग शहरों में आंदोलन होने लगे। इसी कड़ी में जो सबसे इम्पोर्टेंट इंसिडेंट भारत के स्वतंत्रता संग्राम का है, दैट वाज जालियांवाला बाग इंसिडेंट। जालियांवाला बाग की घटना, अमृतसर के जालियांवाला बाग में जो चारों तरफ से एक दीवार से घिरा हुआ था, वहां रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में एक पीसफुल मीटिंग हो रही थी जिसमें बूढ़े बच्चे सभी लोग शामिल थे। लेकिन पूरे शहर में रॉलेट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन होने के कारण कर्फ्यू लगा हुआ था। इस पूरे टॉपिक्स को आप पढ़ेंगे। और उस जालियांवाला बाग में ब्रिटिश गवर्नमेंट के सेना का जनरल डायर पहुंचता है और वहां वह पहुंच के बगैर चेतावनी दिए निकलने का एक ही रास्ता था। उस रास्ते पे मशीन गन सेट करके अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू की। सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए। मरने वाले लोगों में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सभी लोग थे। यह घटना दुनिया के इतिहास की सबसे लोमहर्षक घटना मानी जाती है और इस घटना के परिणाम स्वरूप पूरे भारत के लोगों में इस तरह की गुस्से और भावनात्मक एकता की भावना बढ़ी कि पूरे देश में इस घटना का विरोध किया गया। हिंदू और मुस्लिम दोनों यूनाइट होके जालियांवाला बाग इंसिडेंट, तो इस पूरे इंसिडेंट को इस बुक में दिया गया है। इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है जालियांवाला बाग मैसेकर के बारे में, हत्याकांड के बारे में। जालियांवाला बाग हत्याकांड से पूरा देश गुस्से में था। पूरे देश के हर वर्ग के लोगों में ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति गुस्से की भावना थी। गांधी जी ने इस परिस्थिति को अपने राष्ट्रवाद के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे सुटेबल टाइम माना, सबसे सही समय उन्होंने माना। गांधी जी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया कैसर-ए-हिंद की उपाधि को रिटर्न कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी उनको जो सर की उपाधि दी गई थी उसको उन्होंने रिटर्न कर दिया। और पूरे देश में एक
ब्रिटिश विरोधी भावना फैली। उस समय गांधी जी ने ये सोचा कि जब तक हिंदू और मुस्लिम दोनों यूनाइट होके कोई आंदोलन नहीं करेंगे तब तक कोई भारत में एक राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू नहीं हो सकता। उसके बाद इसमें एक टॉपिक है खिलाफत। व्हाट वाज खिलाफत? खिलाफत क्या था? खिलाफत मूवमेंट का संबंध हमारे देश के बाहर से था, तुर्की से। तुर्की वाज द लीडर ऑफ ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन साम्राज्य का नेता था तुर्की, और तुर्की का खलीफा पूरे मुस्लिम जगत में बहुत ही सम्मान और प्रतिष्ठा की नजर से देखा जाता था। 1918 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ऑटोमन साम्राज्य का विघटन हो गया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज द वॉर बिटवीन द ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका एंड ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन एम्पायर, बिटवीन तुर्की। तो साम्राज्यवादी देश और साम्राज्य दोनों के बीच ये लड़ाई थी। उस लड़ाई में साम्राज्यवादी देश ब्रिटेन के नेतृत्व में विजयी हुए और साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा। तो टर्की जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारा तो वहां के खलीफा को ब्रिटेन ने बंदी बना लिया और उसके साथ मिसबिहेव किया। इस मिसबिहेव का पूरे दुनिया में मुस्लिम जगत में काफी आलोचना हुई और भारत में भी मुस्लिम जगत ब्रिटेन के इस काम से नाराज था। मुस्लिम का जो यंग जनरेशन था, यंग ग्रुप था, वह खलीफा को फिर से प्रतिष्ठा देने की डिमांड कर रहा था और ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी से नाराज था। इसका फायदा उठा के गांधी जी ने कांग्रेस के नेताओं से ये कहा कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के आंदोलन में दोनों आंदोलन को एक साथ चलाना चाहिए। 1918 में पहली बार महात्मा गांधी वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। 1919 के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी को पहली बार कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया और उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के हैसियत से पूरे देश में नन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन चलाने की घोषणा की ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। और उन्होंने केवल नन कोऑपरेशन ही चलाने की घोषणा नहीं की बल्कि खिलाफत के मूवमेंट को भी इस मूवमेंट से जोड़ा। यानी खिलाफत और नन कोऑपरेशन दोनों साथ साथ चलाने का फैसला किया गया, क्योंकि दोनों आंदोलन एक भारतीयों के इशू से रिलेटेड था और दूसरा भारत के मुस्लिम कम्युनिटी के इशू से रिलेटेड था। और इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी में यूनिटी की भी भावना आती। इसलिए गांधी जी ने खिलाफत और नन कोऑपरेशन ये दोनों आंदोलन को एक साथ चलाने का प्रयास किया। अब व्हाट वाज नन कोऑपरेशन, असहयोग क्या था? आप अच्छी तरह जानते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में भारतीयों के सहयोग से ही शासन चलाती है। अगर भारतीयों का सहयोग सेना के रूप में, कर्मचारी के रूप में, ऑफिसर्स के रूप में भारतीय ब्रिटिश प्रशासन को चलाने में मदद करते थे, तो व्हाई नॉन कोऑपरेशन का जवाब आप देखिए, इसमें जो थर्ड पार्ट है व्हाई नॉन कोऑपरेशन, इस बात को गांधी जी ने अपनी पुस्तक 1909 में उन्होंने हिंद स्वराज, गांधी जी की दो पुस्तकें काफी फेमस है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में उन्होंने भारत के आजादी के बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वराज, ये गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक में दिखाया है। हिंद स्वराज में उन्होंने ये डिक्लेयर किया, लिखा भी है इसमें कि महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड द ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना भी भारतीयों के सहयोग से हुई है और ब्रिटिश शासन भारत में इसलिए भी सर्वाइव है, सुरक्षित है, क्योंकि उसे भारतीयों का सहयोग प्राप्त है। और यदि भारतीय सहयोग कोऑपरेट करने से इनकार कर दे, रिफ्यूज कर दे, तो ऐसी परिस्थिति में ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स हो जाएगा। तो ये जो हिंद स्वराज में जो ये थ्योरी गांधी जी ने लिखी, इसको उन्होंने मूवमेंट के रूप में कैसे कन्वर्ट किया, हाउ टू नॉन कोऑपरेशन बिकम ए मूवमेंट, मूवमेंट कैसे हो गया। गांधी जी ने इसके लिए प्रपोज किया कि इसे स्टेज बाय स्टेज किया जाए।
फर्स्ट स्टेज में क्या करना है, सेकेंड स्टेज में क्या करना है, इसको स्टेज बाय स्टेज शुड बिगिन विथ स्टेज। पहले स्टेज में ये कहा गया कि बाइकाट ऑफ सिविल सर्विस, सरकारी नौकरियों का पहले बहिष्कार करें, कि भारत के लोग जितने भी ब्रिटिश आर्मी में, ब्रिटिश पुलिस में या ब्रिटिश ऑफिस में काम करते हैं उनको अपनी नौकरियां छोड़ देनी चाहिए। कोर्ट्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल, फॉरेन गुड्स, विदेशी चीज, विदेशी नौकरी, इसका बहिष्कार करना। दिस वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ नॉन कोऑपरेशन। उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट, अगर ये कहा गया कि अगर गवर्नमेंट दबाने का प्रयास करती है, सप्रेस करने का प्रयास करती है, तो देन ए फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन विल बी लॉन्च, तब इसके बाद पूर्णतः सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉन्च किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। ये गांधी जी ने प्रपोजल रखा। लेकिन कांग्रेस के अंदर, और इसका परिणाम उन्होंने बताया, इसके लिए गांधी जी ने, महात्मा गांधी और शौकत अली, खिलाफत मूवमेंट के दो लीडर थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दोनों में से शौकत अली को साथ लेके गांधी जी ने पूरे देश का दौरा किया, हिंदू और मुस्लिमों के बीच जाके उनको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए मोबिलाइज करने का प्रयास गांधी जी ने किया। लेकिन कहता है कि मेनी विद इन द कांग्रेस वेयर हाउएवर कंसर्न्ड अबाउट द प्रपोजल, लेकिन कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो इस प्रपोजल से सहमत नहीं थे और उन्हें लगता था कि ये प्रपोजल शायद सफल हो या नहीं हो उसमें। लेकिन कांग्रेस के अंदर कुछ लोगों का ये सोचना था कि गवर्नमेंट के खिलाफ इस तरह का स्टेप हम उठाते हैं तो ये आंदोलन हिंसक हो सकता है और ऐसी परिस्थिति में सरकार इसको कठोरता से दबा सकती है। लेकिन अंततः गांधी जी सितंबर और दिसंबर के बीच में काफी विचार विमर्श हुआ कांग्रेस के अंतर्गत, और दिसंबर नागपुर 20 में कांग्रेस के सेशन में नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को एडॉप्ट कर दिया गया। कैसे ये मूवमेंट चला, कैसे यह डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच एस्टेब्लिश हुआ, इसको पूरे आप अगले टॉपिक्स में इसको समझाया गया है कि कैसे अलग अलग ग्रुप के लोगों के बीच नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फैला, कैसे यह सफल हुआ। यह पार्ट 2 में, इसको अगले वीडियो में